गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 519th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukka Wealth Manager. I really want to thank all my sponsors who make this show big, but with me is the biggest man in the city. With me is the mayor of the city, श्री दयाशंकर तिवारी जी। दयाशंकर जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप नागपुर को अपने 3 दिन पहले रिप्रेजेंट किया अयोध्या में, जहां पर ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कैसी रही कॉन्फ्रेंस और नागपुर को कितनी तालियां मिली? अखिल भारतीय महापौर परिषद का आयोजन अयोध्या में किया गया था। मैं 7 जनवरी से जब से पद ग्रहण किया है, मैंने संकल्प लिया था कि मैं नागपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अनायास उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव बॉडी में लिया और जो संस्था मेरी नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कर रही है, इसलिए वहां जाना मुझे नितांत आवश्यक था और मैं गया जी। करीब 70 महापौरों को वहां पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 63 लोगों ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरा समय जो लोग रहे उसकी संख्या 37 रही, जिन्होंने दोनों दिन अपना पूरा समय वहां चर्चा में दिया। मूल रूप से महानगर पालिका की कार्यप्रणाली में जो महापौरों को अधिकार कम है संवैधानिक तौर पर, वो महापौरों के अधिकारों में वृद्धि कैसे हो सके, वे जनता के हित में काम कर सके, इस प्रकार से मूल उसके पीछे की अवधारणा थी। लेकिन इतने वर्षों का अनुभव होने के कारण कुछ अलग डायमेंशन भी जब नागपुर के माध्यम से हमने वहाँ प्रस्तुत किए तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। पर्यावरण को लेकर के नागपुर में चल रहे प्रकल्पों की हमने जानकारी दी, उससे खुश हुए। महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग एक सामाजिक संस्था को साथ में लेकर के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का संचालन 6 जगह कर रहे हैं, उससे भी वे खुश हुए। हम लोग जो वंदे मातरम हॉस्पिटल की संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, जिसमें जन सहभागिता से उसके संचालन की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी वे लोग खुश हुए। और जो सुपर 75 का नागपुर का विषय जब हमने बताया तो उनकी कल्पना के बाहर था कि कोई किसी शहर की सारी ट्यूशन क्लास मिलकर उस शहर के 75 गरीब बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करवा सकते हैं। ये उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। हमने बताया कि नागपुर जो शहर है यह देश का दिल है, इसलिए बड़े दिल वाला शहर है और यहाँ के लोग भी बड़े दिल वाले हैं। नागपुर के मेट्रो के डेवलपमेंट, मेट्रो के समय में काम पूरा करना, साथ ही साथ में 3 टायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नागपुर शहर में बना कि नीचे सड़क है, ऊपर पुलिया है, उसके ऊपर मेट्रो है। अभी 4 टायर सिस्टम बन रहा है कि नीचे सड़क है, उसके ऊपर रेलवे है, उसके ऊपर फिर पुलिया है और उसके ऊपर फिर रेलवे हैं, जो कामठी रोड में आप देखेंगे जी। तो ये सारी चीज़ें जब उनसे चर्चा की तो उनके लिए सब ये नए उपक्रम थे, वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। महाराष्ट्र से पुणे के मेयर भी हमारे साथ में थे और एक सकारात्मक वातावरण में वहाँ चर्चा करके नागपुर क्या कर रहा है यह बताई। उनकी कुछ बातें हमने स्वीकृत करी। एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, फिरोज़ाबाद की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने एक कबाड़ी ऐप बनाई है जी, कि आपके घर में अगर कोई भी कबाड़ का सामान है तो आप उस ऐप पर जाइए, ऐप पर आपको कबाड़ी मिलेगा। वो कबाड़ी आपके घर में आकर के बाज़ार का जो वर्तमान दर है उस दर पर आपके घर से कबाड़ उठा करके ले जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में हम इसको स्वीकृत करेंगे और इसका बहुत बड़े प्रमाण में फ़ायदा मिलेगा। एक और ऐप की वहाँ चर्चा हुई जिसका एक प्रेजेंटेशन मैंने नागपुर में देखा था कि नागपुर शहर में जितने हॉकर्स है, इसमें जो फल और सब्जी बेचने वाले हॉकर्स हैं, एक निश्चित अवधि के बाद ये फल और सब्जियां खराब होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में जब बेचने वाला है उसको पता चल जाता है कि मेरा माल खराब हो रहा है, तो इस ऐप के माध्यम से अगर वो लोगों को सूचना करे कि मेरे पास आज चीकू बाज़ार से इतने रुपए कम कीमत में मिलेगा, आम इतने रुपए कम कीमत में मिलेगा, फलों के साथ सब्जियों के साथ वो सूचना कर सके कि इतना माल मेरे पास आज इस रेट में उपलब्ध है, तो हो सकता है कि जिस जगह उसकी नितांत आवश्यकता है वहाँ के लोग, और साथ ही साथ में किसी नागरिक के यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम हो तो वो उसकी खरीदी कर सके। जिससे होता यह है कि एक बार वो ख़राब हो गया तो हॉकर हो चाहे कोई भी हो, सड़क के किनारे उसको डाल करके चले जाता है। इससे शहर का सफाई पर भी दुष्परिणाम होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी मीथेन का प्रमाण बढ़ता है। इस दृष्टि से वो प्रयोजन भी महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कर सके, इस प्रकार से हम आगे चर्चा करके ये 2 अच्छे प्रोजेक्ट मुझे लगे जो हम वहाँ करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। नागपुर में गणेश त्यौहार बिना जोरों शोरों से मनाया जा रहा है।
जबकि कोविड के सभी नॉर्म्स लोग फॉलो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको फॉलो करें। पर नागपुर महानगर पालिका को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस किस्म से गणेश की प्रतिमा की खरीदारी की बात हो या फिर अब विसर्जन की बात हो, दोनों ही दिनों तरफ में नागपुर महानगर पालिका ने अच्छी तैयारी करके रखी थी। इसको लेकर ये शुभकामनाएं जब लोग दे रहे हैं आपको, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कोई भी जन आंदोलन जब तक जनता की सहभागिता ना हो तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकता। हमारे यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून के बनाने से कानून लागू नहीं होता जी, जनता के अंगीकृत करने से ही कानून लागू होता है, कारण कानून जनता के लिए बनाया जाता है। और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि यह जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की शुरुआत पूरे देश में नागपुर महानगर पालिका ने करी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2007 से 2012 के बीच में नगर सेवक नहीं था, तब नागपुर शहर के मूर्तिकारों के साथ मिलकर के मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूं जिसका नाम लोटस क्लब है। उसके बैनर तले हमने ये मूवमेंट चलाया था और तात्कालीन महापौर अर्चनाताई डेहनकर के पास में हमने डेपुटेशन देकर के इसकी मांग की थी। तब से हम लगातार मांग कर रहे थे। अनायास 2012 में मैं स्वयं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया, 16 सर महापौर बने। हम दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर के एक जैसा विचार करते थे, इसलिए हमने तय किया कि पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव होना चाहिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पर बैन लगना चाहिए। 2012-13 के सत्र में हमने इस विषय को लेकर के कानून बनाया तो कोर्ट में चैलेंज हो गया तो कोर्ट ने कहा कि इसमें एमपीसीबी का कोई कानून है क्या। हमने एमपीसीबी के माध्यम से सूचनाएं मांगी तो एमपीसीबी ने कहा कि हमारी गाइडलाइन है, हमारा कोई नियम नहीं है। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप अपना कानून बना के जब तक नहीं आएंगे तब तक हम इसको इंटरटेन नहीं करेंगे, कारण किसी गाइडलाइन के आधार पर किसी का व्यवसाय नहीं रोका जा सकता। हमने तुरंत, कारण हम 3 महीने पहले शुरू हो गए थे, सभागृह से महानगर पालिका ने कानून भी बना लिया जी, और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, इसलिए मुझे सौभाग्य मिला कि उसको ड्राफ्ट करके मैं रख सकूँ। मैंने उसको कानून का मसौदा बना के सभागृह के सामने रखा, सभागृह ने मंजूर किया। वो कानून फिर से कोर्ट में चैलेंज हुआ, लेकिन उसमें हमें आधी सफलता मिल गई, कारण कोर्ट ने उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि यह जो कानून है इसके अंतर्गत प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विसर्जन नेचुरल रिसोर्सेस में नहीं हो सकेगा। इस प्रकार के निर्देश उन्होंने दिए और कृत्रिम तालाब में विसर्जन करना चाहिए ऐसा कहा, लेकिन मूर्ति बेचने पर पाबंदी लगाने से मना कर दिया जी। ये लड़ाई जारी रही, महानगर पालिका भी लड़ती रही, इसके साथ बाद में राज्य सरकार जुड़ गई और अंत में जो अंतिम फैसला कोर्ट का आया, उस कोर्ट के फैसले में महानगर पालिका की जो भूमिका थी उसको कोर्ट ने मान्य किया। और मैं महानगर पालिका के समस्त अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इसमें महानगर पालिका का साथ दिया, हमारी लीगल टीम जिनके साथ मिलकर हमने काम किया, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि कोर्ट का जो फाइनल फैसला आया उसमें उन्होंने सितंबर 2013 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कानून बनाया था, इसका उल्लेख किया है। यानी कानून का विद्यार्थी जब भी इस कानून को पढ़ेगा तो उसको नागपुर महानगर पालिका पढ़ने के लिए मिलेगा। और मैं खुद को इसलिए खुशकिस्मत करता हूं कि समझता हूं कि उसको ड्राफ्ट मैंने किया था। और एक अजीब संयोग है कि गणपति बापा का पर्यावरण पूरक विसर्जन होना चाहिए, इसकी शुरुआत मैंने करी, उस समय मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। और जब देश में भारत सरकार ने इसको स्वीकृत किया तो मुझे सौभाग्य मिला श्री की कृपा से कि मैं महापौर के रूप में इसको एग्जीक्यूट कर सका। इसलिए मेरे लिए तो बड़ा अभिन्न पल था। एक न्यायालय ने जब इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो एक आदेश दे दिया कि भाई इस मूर्ति की बिक्री तो की जा सकती है, लेकिन वो घर में रखने के लिए की जा सकती है, पूजा के लिए नहीं की जा सकती है। तो बहुत बड़े प्रमाण में ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यवसाय करने वाले वो खुश हो गए, उन्हें लगा कि कोर्ट ने हमें मूर्ति बेचने की अनुमति दे दी है। लेकिन हम गणेशोत्सव के समय जो मूर्तियों के स्टॉल लगाने की अनुमति देते हैं वो तो पूजा के लिए ही स्टॉल लगाने की अनुमति देते हैं ना। और जो 365 दिन दुकानें लगती है, जो जनरल स्टोर में मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की बिकती है, हम उसको हाथ लगाने कहीं भी नहीं गए जी। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से निर्देश लिया, निर्णय लिया, हम कठोर हुए और महापौर की हैसियत से मैंने कहा कि इस शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति कोई बेचेगा तो उस पर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, आवश्यकता महसूस हुई तो मूर्तियां जब्त करेंगे और ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई तो हम दुकान को सील लगाने का भी काम करेंगे। महानगर पालिका की भूमिका लेने के बाद महानगर पालिका के कर्मचारियों ने बड़े प्रमाण में मूर्तियों को जब्त करना चालू किया। एक दिन में 180 जगह पर भी हमने रेड मारी जी। और ये सारी कार्रवाई के बाद एक वातावरण बना, जनता ने सहयोग दिया और जिनके पास पिछले वर्ष की मूर्तियां बची थी उन सारे लोगों ने भी अपनी मूर्तियां वापस रख ली और मिट्टी की मूर्तियां बेचना प्रारंभ किया।
एक बहुत बड़ा दबाव अमरावती शहर का भी था। मैं सोशल मीडिया पर यह कहना प्रासंगिक है या नहीं मैं नहीं समझता, लेकिन वहाँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति का व्यवसाय करने वाला वर्ग था जी, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निर्वाचित 14 नगर सेवक शामिल थे और उनके गोडाउन इतने बड़े बड़े थे कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के 4-4 हजार व्यक्ति की सभा हो जाए जी। ऐसे सारे लोग जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी हमारे पक्ष से संबंधित थे, वहाँ के महापौर के साथ सब मिलने के लिए आए। उन्होंने निवेदन किया। मैंने बताया कि पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव की शुरुआत महानगर पालिका ने की है और जब वो कानून बन गया है तो सबसे कठोरता से अमल भी हम करेंगे। हमने कहीं भी उनको एंटरटेन नहीं किया और कठोरता से अपने निर्णय पर अडिग रहे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ नागपुर शहर की जनता का कि महानगर पालिका के इस निर्णय को उन्होंने सर आंखों पर लिया और उन्होंने पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव पूर्ण रूप से मनाया। मैं आज अभी यहाँ सोनेगांव तालाब पर खड़ा हूँ जी। यहाँ हमारे जो हेल्थ के अधिकारी है तिड़के, उनसे मैंने पूछा कि तिड़के जी कितनी मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। उन्होंने बताया कि 800 के आसपास मूर्तियों का विसर्जन हुआ। मैंने पूछा इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ मिली, तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि 15 से 20 मूर्तियाँ इस तालाब में प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी आई थी। इसका मतलब जहाँ 60% मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती थी, वहाँ 800 में केवल 20 मूर्ति ऐसा प्रमाण है। तो इस शहर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्वीकृत किया है। आने वाले वर्ष 100% हम इसका नियोजन कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और हाँ, मैं उन बंधुओं का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन बंधुओं ने मेरे निवेदन को स्वीकृत किया और अपने घर में ही उन्होंने विसर्जन किया, उनका भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में अगर विसर्जन कर रहे हैं तो आप ज़रूर आप उसकी एक सेल्फी निकालिए और सेल्फी निकाल करके लोगों को प्रवृत्त कीजिए कि हमने हमारे गणराया का घर में विसर्जन किया और गणराया जिस मिट्टी से बने थे उसका नियोजन हमने घर के गमले में ही किया, इसलिए गणेश जी को हमने घर से बाहर नहीं जाने दिया। अब पुढच्या वर्षी लोकाराज नहीं, ये गणपति 12 महीने हमारे साथ रखेगा, इस प्रकार का नियोजन हमने कर लिया है। और उस मिट्टी से निकलने वाला फूल गणेश के आशीष के साथ हमारे साथ वर्ष भर जुड़ा रहेगा। इसको भी प्रचारित करने की कोशिश करें जिससे उस मिट्टी का पुनर्नियोजन हम कर सके, पुनर्वापर कर सके। कारण मिट्टी बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के मिट्टी बनती है। उस मिट्टी को बचा करके रखना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। उस दृष्टि से भी मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। आज हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देश में आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री मिला है जिस प्रधानमंत्री ने जमीन के अंतिम व्यक्ति के बारे में भी विचार किया और भारत के उत्थान के दृष्टि से भी पूर्ण रूप से विचार किया। इस देश की मातृशक्ति ने रास्ते पर शौच के लिए नहीं बैठना चाहिए, इसको एक आंदोलन के रूप में उन्होंने लिया। मैं ये नहीं कहता कि इसके पहले की सरकारों ने वो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मिशन लिया, मिशन कि मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए अगर देश की महिला शौच के लिए रास्ते पर बैठती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं है। और आप देखिए खुले में शौच से मुक्त भारत की दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं। यानी आपके घर के शौचालय पर भी उनका ध्यान है, आपके घर के सामने गिरने वाले कचरे पर भी उनका ध्यान है, जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन बनाया। और इतना ही नहीं, मंगल में भारत का यान जाना चाहिए, इस पर भी उनका ध्यान है। प्रक्षेपास्त्र बनाने में भारत हमेशा लोगों से आगे रहना चाहिए, इस पर भी उनका ध्यान है। अंतरिक्ष में उड़ने वाले अंतरिक्ष यान को भी हमारा प्रक्षेपास्त्र भेद सके, उस दृष्टि की टेक्नोलॉजी बनाने पर भी उनका ध्यान है। गरीब आदमी के रोजमर्रा के जीवन पर भी उनका ध्यान है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का शत प्रणाम करके अभिवादन करना चाहता हूं कि जब कोरोना आया तो पूरा विश्व हंसता था कि 130 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, जहां N95 ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं बनते, जहां पर PPE किट नहीं बनती, ये सब बाहर से खरीदी जाती है, वहां अगर कोरोना आ गया तो क्या होगा। लेकिन सलाम है ऐसे प्रधानमंत्री को कि जिसके जज्बे ने देश को 40 दिन का बंद देने के बाद देश को ऐसा खड़ा किया कि आज विश्व में N95 मास्क का निर्यातक भारत है, PPE किट का निर्यातक भारत है। अरे हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वालों ने वेंटिलेटर बना लिया, और ये सारा प्रोत्साहन देश के प्रधानमंत्री ने दिया। इस देश का प्रधानमंत्री प्रेरणादायी है, स्फूर्तिदाता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री है, जिसको देखने के बाद शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का सकारात्मक स्वरूप लेकर के जीवन चलाने वाला प्रधानमंत्री है।
जिसने झोपड़पट्टी में रहने वालों को भी घर दिया, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम वर्गीयों को भी घर प्रदान किया, जिसने कोरोना के पूरे कार्यकाल में आप अभी तक देखेंगे गरीब आदमी को निःशुल्क अनाज मिलना चाहिए, उसकी योजना अभी तक शुरू है। आज भी गरीब आदमी निःशुल्क लाभ ले रहा है। कोरोना के कार्यकाल में जिन बहनों के अकाउंट जनधन में खुले हुए थे, उन बहनों को डायरेक्ट 500 रुपए का बेनिफिट कंटिन्यू कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने दिया। शासन के माध्यम से बिचौलियों को समाप्त करके जनता का पैसा जनता के सेवा में कैसा नियोजन कर सकता है, इसका संपूर्ण शुद्ध तरीके से, सात्विक तरीके से, किसी भी प्रकार से जिसमें भ्रष्टाचार न हो, इस प्रकार का नियोजन प्रधानमंत्री जी ने अपनी अनुभव के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर सबसे चर्चा करके किया। एक तर्कशुद्ध, इस राष्ट्र के प्रति सब कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति, जिसने 70 साल का नासूर 74 साल का एक निर्णय लेकर के आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया, ऐसा एक देवतुल्य व्यक्ति भारत के सौभाग्य से भारत का प्रधानमंत्री बना है। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि उस प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता के रूप में इस शहर के प्रहरी का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, और उनके नेतृत्व में काम करने में मैं सुख आनंद सभी महसूस करता हूं। उनके नेतृत्व के कारण मेरे नागपुर शहर को माननीय नितिन जी के प्रयासों से मेट्रो मिली। इस शहर में नाग नदी के शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण की जो बातें हो रही है, यह भी केंद्र सरकार के सहयोग से ही हम कर पाएंगे, जिसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्तम भूमिका रहेगी। नितिन जी के भगीरथ प्रयासों को हम भूल नहीं सकते। माननीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में जो काम किया, उसमें भी केंद्र की सरकार की महत्तम भूमिका रही। हम नागपुर से मुंबई जाने वाले रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार की महत्तम भूमिका रही। योजना देवेंद्र जी ने बनाई, निधि नितिन जी ने लाई, और आज उसके उद्घाटन किए जा रहे हैं। ये समृद्धि मार्ग नहीं, इस मार्ग से ही अपने आप समृद्धि आ जाएगी। इस प्रकार के नियोजन, मैं तो केवल नागपुर से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की बात करूँ तो बहुत समय लग जाएगा, और देश की बात करने में तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे जी। लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि इस देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मनाई जा रही है कि इसे अमृत महोत्सव नहीं, अमृतमय वातावरण में मनाने का दायित्व निर्वहन करने की जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है, जो इस देश को बहुमुखी प्रतिभा के रूप में विश्व में स्थापित कर रहे हैं, और एक विश्व नेतृत्व के रूप में पहले बार भारत स्थापित हो रहा है। यह छवि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके कार्यप्रणाली के कारण मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शत शत अभिनंदन करता हूं, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं, और उनके प्रयासों से उन्होंने भारत के भूगोल को तो एकीकृत किया, लेकिन विश्व के इतिहास में अनेक ऐतिहासिक नए घटनाक्रम भी जोड़े। इसलिए इस भूगोल के एकीकृत करने वाले एक भगीरथ को, साथ ही साथ में इतिहास का निर्माण करने वाले ऐसे सूर्योदय को मैं प्रातः वंदनीय समझते हुए नमस्कार करता हूं, उनके चिरायु होने की कामना करता हूं। दयाशंकर तिवारी जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये शहर आपको भी पिछले कुछ समय से जिस तरह के काम आप कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी जो आप नागपुर शहर के लिए करने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर ने बोलना शुरू कर दिया है कि नागपुर को एक बहुत अच्छा मेयर मिला है काफ़ी समय के बाद। उसके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं कई बार। तो आपको भी शुभकामनाएं कि नागपुर शहर को सबसे अच्छा मेयर मिला, और नागपुर शहर बहुत ज़्यादा गौरवग्रत है उस बात को लेकर। धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। आज नागपुर शहर के मेयर आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी से बात हुई। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर, बिकॉज मैं सोनेगांव लेक पर हूँ। उनका सर्वे था, और सोनेगांव लेक में उन्होंने आकर देखा कि किस किस्म की तैयारी हुई है विसर्जन को लेकर। आई एम श्योर आप भी विसर्जन करने के लिए जाएंगे कोई ना कोई लेक पर। आपसे निवेदन है कि आप जाकर कृपया इन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ पर जो आर्टिफिशियल टैंक बनाए गए हैं, वहीं पर आप जाकर अपने गणेश जी का विसर्जन करें। या फिर अगर आपने एक ऐसी गणपति लाई है, प्रतिमा एक ऐसी लाई है जो आप घर पर रहकर भी वहीं विसर्जन कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि 9 दिन के बाद भी गणपति बाप्पा पूरे 1 साल आपके घर पर रहेंगे, या शायद जीवन भर आपके साथ रहेंगे। कल शाम को फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और मैं जाने से पहले धन्यवाद करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का, जो ये शो को बड़ा हैपनिंग बनाते हैं। आलीशान, रियली वांट टू थैंक वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबट, SDPL, इनसाइड स्टोरी, आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, सिद्धि द ब्रांड ऑफ प्रिया आचार्य, एंड ऑल्सो जेमिनी आउटडोर्स। कल फिर से होगी मुलाकात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।